अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कायम होने वाली 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती ने गुज़श्ता रोज जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। खुसूसी कमेटी के 4 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर्स को मनाने के लिए स्पीकर चैम्बर में उनसे मुलाकात भी की, ताहम ये कोशिशें भी नाकाम रहीं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का बाइकआउट किया। कमेटी में चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर्स मोस्ट जजेस के नामों का पैनल कमेटी को भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर्स तरीन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम शामिल थे। तवील बहस के बाद कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया था। जमीनी हकाइक ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पार्लिमानी कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया है। इससे कबल अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था, यानी आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियोरिटी के असूल के तहत अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। नए चीफ जस्टिस की तकरीरी पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बार एसोसिएशन की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद भी दी जा रही है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से उनके चैम्बर्स में मुलाकात भी की। एक तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी पर कानूनी हलकों की जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाज जस्टिस हसन औरंगजेब ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? FIA की तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। फाजिल जज ने कहा, बहुत शुक्रिया। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत 10 लाख रुपए के मचलकों के अवज मंजूर की। अब सवाल यह है कि क्या बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहाई मिलेगी? सवाल यह है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती से अदलिया में तकसीम का तासुर खत्म होगा? सवाल तो यह भी अहम है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आम आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन की है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चीफ वेब तारिक फजल चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, हुकूमत ने दिन रात 26वीं आईनी तरमीम पर काम किया। मौलाना फजल रहमान का घर आईनी तरमीम का मरकज बना रहा। अब ये तरमीम हो चुकी है, आप ये बताइए कि जो आप इस तरमीम से हासिल करना चाहते थे वो हासिल हो गया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें हमारे हासिल करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि गवर्नमेंट जो है वो कोई चीज़ हासिल करना चाह रही थी या मुस्लिम लीग नून कोई चीज़ हासिल करना चाह रही थी। बुनियादी तौर पे इसके जो खदोखाल हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि पार्लिमान के पास जो इख्तियार 18वीं तरमीम में दिया गया था उस इख्तियार को पार्लिमान से ले लिया गया था और आज 26वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत किया गया और उस इख्तियार को पार्लिमान को वापस किया गया है। तो ये किसी एक की अचीवमेंट नहीं है। मामलात को सही रखने के लिए और हर इदारे को आप ये कहें कि एक दूसरे के साथ इस अंदाज से मुंसलिक करना कि आईनी इख्तियारात भी हों, चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम भी हो और उस सब में जो सुप्रीम किरदार हो वो पार्लिमान का हो और पार्लिमान भी जाहिर है आइन के एक ज़ाब्ते के तहत ही चलती है, वो मनमानी नहीं करती, बावजूद इस बात के कि आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लिमान का है और कानूनी इख्तियार पार्लिमान का है, लेकिन उसके बावजूद हर इदारा जो है वो आइन के तहत एक दूसरे से बंधा हुआ है और इख्तियारात अगर पार्लिमान से लिए गए थे, आज पार्लिमान को मजबूत किया गया है, तो इस पे तो मैं समझता हूँ कि जो जमातें पार्लिमान में मजबूत हैं उन्हें तो इस पे यानी कोई खफा तो नहीं है। मुझे नहीं लगता उनके अंदाज से कि वो खफा हैं। उन्हें बहरहाल इसमें हमारा साथ देना चाहिए था। ठीक। जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी के सामने 3 इंतहाई मुअत्तबर काबिल एहतराम जजेस के नाम भी मौजूद थे। ये बताइए, चीफ जस्टिस के लिए याह्या अफरीदी साहब का नाम ही क्यों फाइनल किया गया? देखिए, ये तो जाहिर है सवाबदीद थी उस कमेटी की, पार्लिमानी कमेटी की, जिसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी थी
और मुतनासिब नुमाइंदगी जो इस वक्त पार्लियामेंट में यानी सेनेट एंड नेशनल असम्बली जमातों की मौजूद है, उसी के हिसाब से वो नुमाइंदगी दी गई। उस कमेटी का ये फैसला है। मैं इसके ऊपर मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए। हमारे लिए तमाम ऑनरेबल जो जजेस हैं वो काबिल एहतराम हैं और वो जस्टिस मुनीब साहब हों, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हों। ज़ाहिर फैसला किसी एक का होना था और यही इस वक्त जो अमेंडमेंट है उसमें तय पाया था, लेकिन इसमें किसी भी जज की कोई मेरिट या डीमेरिट की बात नहीं है। बनना एक ने था और वो क्योंकि फैसला सर पार्लियामेंट अपोजिशन तो कमेटी ये नहीं कह कर रही है सकती। कि जैसे हुकूमत अदालत की तरफ से आने वाली मुश्किलात से कोई परेशान थी, पसंद नापसंद का मामला था, शायद इन बेसिस पे ही हुई है कोई चॉइस, ये क्रिटिसिज्म हो रहा देखिए, है। अपोजिशन को तो राजी करने के लिए ये 50 से ज्यादा अमेंडमेंट्स थी जो सुकड़ के सिर्फ कोई 26-27 अमेंडमेंट रह गई हैं और यानी आधी अमेंडमेंट हमने डिलीट कर दी सिर्फ अपोजिशन को राजी करने के लिए, दीगर जमातों को राजी करने के लिए, मौलाना साहब का कंसेंसस लेने के लिए। आईनी अदालत का क़याम इंडिपेंडेंट अदालत के तौर पे होना था और एक नए चीफ जस्टिस जो हैं उनका क़याम अमल में लाना था, जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होते। वो सारे का सारा आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया गया ठीक। और एक आईनी बेंच की बात मौलाना साहब ने की, उस पे हमने इत्तफाक किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो अपोजिशन की आपने बात की है, ये बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की सियासत में इस जमात ने ये वतीरा बना लिया है कि मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट जो भी कहेगी हम उसकी मुखालफत करेंगे। जो वो कहेंगे, वो ये सोचने की ज़हमत ही नहीं करते कि ये क्या कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए ना, पहले हमारी बात सुने, अगर काबिल अमल हो, मानने वाली हो तो माने, नहीं मानने वाली तो उसे रद्द करें और वजह बताएं किस वजह से रद्द कर रहे हैं। सर वो उनका क्रिटिसिज्म ये है कि माजी में जिस तरह से अदलिया ने एग्जेक्टिव में आप लोग कहते हैं कि, और ऐसी बहुत सी मिसालें भी हमारे सामने हैं कि किस तरह से उन्होंने मुदाखलत की, तो अब ये इस तरह की तरमीम लाकर ऐसा नहीं है कि खुद बाकायदा एक तरह से मुदाखलत कराई जा रही है। देखिए, बात यह है कि जब तकर्री हो जाती है, आप मुझे बताएं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनकी तकर्री कौन करता है? वजीर आजम ही करते प्राइम हैं। मिनिस्टर, वज़ीर आज़म करते हैं। कमेटी भी नहीं करती, पार्लियामेंट भी नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर करते हैं और एक पैनल में से करते हैं। सीनियर मोस्ट 4 या 5, वहाँ 3 भी नहीं है, 4-5 तक भी जा सकता है। सीनियर मोस्ट जनरल्स का पैनल मंगवाया जाता है और उसमें से तकर्रुर जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन क्या आर्मी चीफ जो है वो कंट्रोल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपने इदारे की, अपने अफवाज की कमांड कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। तो ये नहीं होता कि जो आपको अपॉइंट कर रहा होता है वो आप उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और जो भी बनेगा वो पार्लियामान जो इस वक्त तरीकाकार आइन में दर्ज है आज के दिन, उसके तहत उसका इंतखाब जरूर पार्लिमानी कमेटी करेगी, लेकिन वो अपने फैसलों में, अपने कॉन्डक्ट में आगे जो उन्होंने अपने इदारे के लिए काम करना है, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है, वो ताबे नहीं है पार्लिमानी कमेटी के या पार्लियामेंट के या प्राइम मिनिस्टर के। वो आज़ाद और इंडिपेंडेंट और जस्टिस पे मबनी फैसले करेंगे इंशाल्लाह। ये कोई बात ही नहीं है कि जनाब तकर्रुर उन्होंने किया है तो वो उनके कंट्रोल में, ऐसी कोई बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ एक सोच और प्रोपेगेंडा है जो अपोजिशन की जमातें फैला रही हैं, वरना दुनिया भर में ये होता है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट जो है वो ये सुप्रीम तय रहती कैसे है। होगा कि करेगा कि ये केस आईनी अदालत में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी हालिया ही जस्टिस मंसूर अली शाह के भी रिमार्क्स आए कि ये तो हमें भी मजीद पढ़ना पड़ेगा और समझने की ज़रूरत है, और ये रोज़ ही ये सवाल उठेगा कि ये केस किस अदालत में जाएगा, तो कंफ्यूजन बढ़ नहीं देखिए, बात जाएगी? ये है, देखिए केस की जो नौयत है, जो मैं वकील तो नहीं हूँ लेकिन जितनी मालूमात मुझे इस अमेंडमेंट की तैयारी के हवाले से जो मौका मिला और जो इसे पढ़ के समझने का मौका मिला, बात यह है कि जो आईनी मामलात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वो आपके आईनी अदालतों में जाएंगे। जो हमारे 25 करोड़ लोगों के मामलात हैं, उनकी लड़ाई झगड़े हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से साल से पेंडिंग हैं। डकैत जो हैं वो ज़मानतें लेके बाहर फिर रहे हैं और उसके अलावा लोगों की प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, केस करने वाले मर गए हैं, केसों के फैसले नहीं हो रहे, वो सारे फैसले हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी और लोगों को रिलीफ देगी इंशाल्लाह।
ठीक। अच्छा, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी के असूल को आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म करने पर हामिद खान समेत बाज़ वकला और तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का अंदिया देने का ऐलान कर रहे हैं। आपको कोई नज़र आ रही है इस तरह की कोई एहतजाजी तहरीक और इफेक्टिव एहतजाजी तहरीक? जी, इफेक्टिव एहतजाजी तहरीक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम्म। हामिद खान साहब वकला से ज़्यादा बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनका बड़ा नाम है हम्म। वकालत में, लेकिन वो वकीलों से ज़्यादा पीटीआई के नुमाइंदे हैं और पीटीआई ने ज़ाहिर है हमारी मुखालफत करनी ही करनी है, इसलिए उन्होंने ये कहना ही कहना है जो वो कह रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि इस बात के ऊपर ना ये कोई अनोखा काम है कि पैनल में से अब आप मुझे ये बताएं कि मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं किसी भी दुनिया के मुल्क की बात करता हूँ कि सीनियर मोस्ट जज वो आ जाता है जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के हवाले से, अपनी काबिलियत के हवाले से चीफ जस्टिस बनने की अहलियत नहीं रखता। तो क्या सिर्फ इस बात पर उसे चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए कि वो सीनियर तरीन है? ये क्या मेरिट है कि सीनियर तरीन है? यानी मेरिट तो ये है ना कि बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। उसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने हैं अगर पाकिस्तान की बात करें, और उसने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है, और फैसले उसकी जो करेगा चीफ जस्टिस, उसका रेफरेंस जो है वो अगले 50 साल तक दिया जाएगा। तो मेरिट काबिलियत होनी चाहिए या मेरिट उम्र होनी चाहिए, ये आप मुझे बता दें। आप भी माशाल्लाह अच्छी रिसर्च करके प्रोग्राम करती हैं कि किसी भी ओहदे की तैनाती के लिए मेरिट जो है वो तजर्बा और उसकी काबिलियत होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए या उम्र होनी चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है जो हामिद खान साहब कर रहे हैं। ठीक। मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया, मगर आईनी तरमीम के हवाले से हमने देखा कि मुबैना तौर पर पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से फ्लोर क्रॉसिंग भी करवाई गई। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कहते हैं कि उन्हें 7 दिन मेहमान बनाकर वोट डलवाया गया। 26वीं आईनी तरमीम की साख को फिर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है। वो 5 एमएनएस के कहते हैं कि इन्हें लोटा बनाया गया है। चौधरी इलियास तो थे ही काफ लीग के, उन्हें यरगमाल तो उन्होंने बनाया हुआ था। उन्होंने इलेक्शन जीतने के फौरन बाद चौधरी शुजात साहब को अपना ऐलान किया था हिमायत का, वो तो थे ही काफ लीग के। 4 जो बाकी रह गए हैं जिन्होंने हमारे हक में वोट डाला है तरमीम के, वो सारे आज़ाद जीत के आए हैं और किसी जमात को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। हमने आज एक मेंबर जो आज़ाद जीत के आए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ज्वाइन किया था, आदिल बाज़ई साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। हमने उनके खिलाफ रेफरेंस मूव कर दी है। अपोजिशन तो कहती है ना कि इमरान खान के नाम पे उन्हें वोट मिला था, पीटीआई की हमायत से ही तो वो आगे आए थे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये हमायत या इससे आगे आना ये तो एक सियासी बात है ना। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था? नहीं किया था। अगर किया होता तो आज तहरीक इंसाफ ये ना कहती कि हम इनको अपनी जमात से फारिग कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इन्हें रेफरेंस फाइल करके इनकी रुकनीत मुअत्तल कराएंगे, जैसे हम अपने एक मेंबर की जिसने आज़ाद इलेक्शन जीत के हमें ज्वाइन किया था, आदिल बाज़ई ने, उसके खिलाफ हमने रेफरेंस मूव कर दी है कि इसने हमें वोट नहीं दिया। तो ये आज़ाद लोग हैं, इन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया था। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनफी प्रोपेगेंडा है। और जिन सेनेटर साहब की आप बात कर रही हैं मैंगल ग्रुप के, जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उन्हें तरदीद भी कर बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है। मैं इससे ज्यादा क्या इस पे बात कर सकता हूँ। सही। 2024 के इलेक्शन के ऑडिट का भी बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा था। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि हो सकता है अगर इस तरह से कुछ हो जाए इफ एंड बट्स, तो क्या जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद 2024 के इलेक्शंस का चैप्टर क्लोज हो गया है? देखिए, बात कोई ये है ऐसा कि खदशा, कोई ऐसी परेशानी खत्म हो गई है? अमेंडमेंट्स जो की जाती हैं वो आइन में इदारों को देख के की जाती हैं। अफराद के हवाले से अमेंडमेंट्स ना होनी चाहिए ना होती हैं, क्योंकि अफराद तो कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों के मेहमान होते हैं, हमेशा इदारे रहने वाले होते हैं। इसलिए इदारों में बात होनी चाहिए। ये शख्सियात को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि फलां आया तो इलेक्शन रहा, फलां ना आया तो इलेक्शन नहीं रहा। और जितने अभाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन के ऊपर उठा रही है, इससे ज्यादा शेडोज 2018 के इलेक्शन के ऊपर थे। अगर वो सस्टेन कर गया है ना, तो ये भी सस्टेन कर जाएगा। ठीक। अच्छा, मौलाना फजल रहमान को हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही क्रेडिट दे रहे हैं कि इस पूरी नोक पलक को संवारने में, मुसवदे की दुरुस्त करने में ये मौलाना साहब का क्रेडिट जाता है उनको। तो क्या आप मौलाना साहब तरमीम के हक में वोट देने के बाद क्या हुकूमत का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं?
देखिए, हमने तो उनको पहले भी दावत दी थी, अभी दोबारा दावत देंगे और हमारी ख्वाहिश है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, काबीना में आएँ, गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठें। लेकिन बहरहाल ये सवाबदीद तो अल्लामा साहब की है कि वो क्या फैसला करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है और हम दोबारा उन्हें दावत दे रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे जॉइन करें। ठीक है। 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद अदालती इस्लाहत को करार दिया गया है, तो जिसका मकसद अवाम को फौरी, सस्ता और म्यारी इंसाफ फराहम करना बताया गया था। तो अगर इस तरमीम के बाद भी केसेस का बोझ कम ना हुआ, अवाम को फौरी इंसाफ ना मिला, तो फिर क्या कोई 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी? देखिए, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई 27वीं, 28वीं कोई भी तरमीम जो है वो किसी भी वक़्त लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए। मैं तो अपनी जमात में इस बात के भी हक़ में था कि जजों की तादाद भी बढ़ानी चाहिए। जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि साल आपके मुकदमात संगीन नोइयत के, संगीन जराइम के, उनके फैसले नहीं होते, मुलज़िम ज़मानतें लेके बाहर निकल जाते हैं, मज़ीद कत्ल-गारतगरी और मुआशरे में लेकिन ये इंतशार बताइए फैलता सर है। कि कोई आ रही तो है कुछ 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि फैसल वाडवा साहब तो बार-बार कह रहे हैं कि ऐसी तरमीम ये 26वीं के बाद 27वीं भी आने वाली है। कोई नहीं, ऐसी अभी खबर? इस वक़्त कोई कार्ड्स के ऊपर इस वक़्त 27वीं तरमीम फ़िलहाल कोई ऐसी ज़ेर बहस नहीं है। ठीक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की जमानत भी मंजूर कर ली है। क्या उन्हें इस फैसले के बाद रिहाई मिलेगी या फिर हुकूमत उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करेगी? नहीं, मैं तो इसके हक़ में हूँ कि उन्हें बिल्कुल रिहाई मिलनी चाहिए हम्म, और हमारे दौर में जो ज़्यादती गिरफ्तारियों की शक्ल में, कैद-ओ-बंद की सोबतों की शक्ल में मरियम नवाज़ ने बर्दाश्त की, बाप के सामने उसे दूसरी दफ़ा गिरफ्तार किया गया, हम्म, किसी भी अवामी पोज़ीशन ओहदे पे वो नहीं रहीं, फिर भी उन्हें जेल की तकलीफ़ें काटीं। बहुत सारे और हमारे लोगों ने मज़ालिम बर्दाश्त किए। हम्म। मैं तो इसके हक़ में हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए और अगर उनको ज़मानत मिल गई है तो उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीनियर न्यूज़ के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे। आप बतौर चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तकर्री को कैसे देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमें किसी की जात के साथ तो कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने तो पहले दिन से ही एक कुलिया सामने रखा था इमरान खान साहब की डायरेक्शंस की रोशनी में, और वो ये था कि आइन के अंदर जो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। और पिछले 30 साल से उसी प्रिंसिपल के थ्रू जो है चीफ जस्टिस वो लगते रहे हैं, और उस पे हमने आगे डिलिब्रेशंस की। और यहाँ पे आपने सुना होगा हमारे लॉयर्स को हमने ये भी कहा कि आप इंडिया में 7 जजेस होते हैं जिनमें से जो सीनियर है उसको लिया जाता है और मोस्ट सीनियरिटी जो है उसको वो किया जाता है। और जिस तरीके से एक कमेटी के थ्रू, जिस कमेटी के अंदर हुकूमती एमएनए और सेनेटर्स, मिनिस्टर लॉ, अटॉर्नी जनरल, ये सब हुकूमत ही होती है ना। बार मेंबर जो है वो एक पाकिस्तान बार काउंसिल से, ऑब्वियसली उनके अपने धड़े हैं जो सियासत करते हैं, वो उससे लेंगे। एक क्लियर मेजोरिटी के साथ आपने आप कमेटी बना ली है जिसमें क्लियर क्या आपके पास 2/3 ही आप समझ लें, आप उससे भी ज्यादा, तो आप उसके थ्रू 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस चुनना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो बेंचेस की फॉर्मेशन है वो भी आप चीफ जस्टिस के हाथ से लेके वो भी आप दे रहे हैं उस कमेटी को। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपल हमने जो उस आईनी तरमीम की मुखालफत की वो बिल्कुल ठीक की। हमें आगे किसी की जात के साथ इख्तलाफ नहीं है। इट वॉज अ बैटल ऑफ प्रिंसिपल, इसमें हार जीत नहीं होती। और उसी बैटल ऑफ प्रिंसिपल की जो रूह से जब हमने आईनी तरमीम की मुखालफत की तो फिर उन्हीं नुक्तों पे आगे ये कमेटी बनी, जिस कमेटी में हमने जाने से और बैठने से और जैसे पार्टिसिपेट तहरीक करने से इंसाफ इनकार ने कर दिया। पहले आईनी तरमीम के मामले पर वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया, फिर पीटीआई ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट किया, तो पीटीआई इस पूरे कानूनी अमल से अलहदा क्यों हुई? क्या पीटीआई को हर फोरम पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए? डोंट यू थिंक शुरू में जिस तरह से आपके नहीं, मुज़ाकरात हो रहे मुझे थे, आप उसमें आईनी प्रोसेस में आप हिस्सा भी ले रहे थे, विच वॉज गुड, तो डोंट यू थिंक कि इन फोरम्स पे आपका होना जरूरी है? योर ओपिनियन मैटर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ऑन द फ्लोर हाउस जब ये आईनी तरमीम आई हमने इसकी मुखालफत की,
हमने मौलाना से एंगेज किया ताकि हम उन्हें भी कायल कर सकें कि आपको इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। और आप ये देखें कि ये वोट हमसे लेने के लिए हमारे एमएनए के साथ क्या जुल्म जबर किए जाते रहे, उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा, उनको किया जाता रहा, उन्हें लालच दे के खरीदने की कोशिश की जाती रही, उनकी तंग किया जाता रहा, उनके बंद किए जाते रहे। इस तरीके से ये इस मुल्क में कानून जो है और आईनी तरमीम करना चाहते थे और इन्होंने इसी तरीके से की है, बदमाशी से। लेकिन सर शुरू में तो तासुर ये था कि मंजूर करदा आईनी तरमीम के मेन शिकें थी। शेख साहब शुरू में तो तासुर ये था कि मंजूर करदा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक मौजूद था, मगर शायद इमरान खान की मुखालफत की वजह से पीटीआई को बाइकआउट करना पड़ा। नॉट फॉर अ सिंगल डे, एक दिन के लिए भी नहीं। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें, हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देख लें, एक दिन के लिए भी हमने ये नहीं कहा। हाँ कहा कि पहला एजेंडा और पहला मुसव्वदा और चौथा मुसव्वदा, इसमें जमीन आसमान का फर्क जरूर है। ये टोन डाउन हुआ है। हमने जो मौलाना को एंगेज किया इसलिए कि वो वोट न दें, उस दौरान जो असिस्टेंस हमारी तरफ से दी गई उसके नतीजे में एजेंडा जो मुसव्वदा है वो टोन डाउन जरूर हुआ, बट वी नेवर एग्रीड कि हम इसके ऊपर वोट देंगे, क्योंकि खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, वो जो फॉर्मे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ दिस कमेटी, जिसके अंदर जो तादाद है वो हुकूमत की ज्यादा है, उन्हीं के पास मेजोरिटी रहेगी, फिर वही 3 जजों में से एक जज चुनेंगे, वही फिर बेंचेस का तयन करेंगे। हम इस पे मान ही नहीं सकते। इसी वजह से हमने आईनी तरमीम की मुखालफत की। अब जब मुखालफत की, आपने से ब्लैकमेल से पैसों से आपने एमएनए मैनेज किए, आप उनको जिनको हम पार्टी से फारिग कर रहे हैं नोटिस चले गए हैं, उठा के बाहर फेंक के जाएंगे। वजीर आजम तो कहते हैं कि जिन अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिए ये आजाद अरकान थे, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो इन अरकान के जो वोट को फ्लोर क्रॉसिंग कहना या जमीर फरोशी कहना ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, ये क्या आप बात कर रही है? आपने मेरे ख्याल में, मुझे ये शायद मेरी बहन, आपने 8 फरवरी का इलेक्शन फिर फॉलो नहीं किया कैंपेन। सर मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। इलेक्शन लड़ा था, हर आदमी जिसको हमसे बैट छीन लिया गया, बैट छीना था, हमारे हर आदमी ने आजाद लड़ा। इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के, इमरान खान साहब का झंडा लगा के, और इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से इन आजाद अरकान की लिस्टें शाया हुई थी कि ये हमारा कैंडिडेट है। ये इनकी शक्लें थी एमएनए बनने वाली, इमरान खान के नाम पे एमएनए बन के आए थे। अभी जाए काउंसलर बन के दिखाए वापस, मुझे इनका पता लग जाएगा। उसके नाम पे रुपोशियों के अंदर एमएनए बन गए। अब ये कहते हैं हम आजाद हैं, बड़े आजाद, इनके खानदान नस्ल में आजाद एमएनए बन के आने वाला क्यों था। वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडर। वेलकम बैक टू सुनो राउंडर। सर ये तो फिर कहते हैं कि जोर जबरदस्ती क्या, ये तो खुद इनकी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, पैसे लिए काफी ज्यादा लंबी बोलियां लगी। किसकी लीडरशिप ली? पीटीआई में। किस लीडरशिप की बात कर रही हैं? सर पीटीआई में, पीटीआई के अरकान में कंप्रोमाइज, वो कह रहे हैं कि ये काफी सारे जो इनके लीडर्स हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपके हुकूमत की तरफ से। हुकूमत के क्रिटिसिज्म का की कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है। जब एक बेशरम हुकूमत मुखालिफ पार्टी के, ऑपोजिशन के एमएनए को आईनी तरमीम में वोट लेने के लिए करती है, उनके कारोबार बंद करती है, उनकी जिंदगी तंग करती है, उन्हें पे मजबूर करती है, इनका कोई अखलाकी जवाब नहीं है किसी के ऊपर कोई बात करने वाला। ये झूठे हैं, ये बदमाश है, और ये आईनी तरमीम उसी बदमाशी और गुंडागर्दी के तहत हुई है। सही है। ज़ैन कुरैशी भी तरमीम वाले दिन गायब थे, तो पार्टी से राब्ते में नहीं थे, क्या उनको भी शोकॉज नोटिस जारी करेंगे? अब तक पार्टी ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है? देखें मेरी बहन, बात यह है कि 5 लोग तो सामने आ गए ना, वो जमीर फरोश बेहया किस्म के लोग, जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लेके अपना वो बेच दिया और वहां जाके उन्होंने वोट दिया। एक तो वो 5 बेहया लोग हैं, वो बात हो गई। उसके अलावा हमारे पास कौमी असेंबली में 4 ऐसे लोग हैं जिन पे ये सस्पेशन है कि ये हुकूमत से राब्ते में थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाला, क्योंकि उनको किसी ने नहीं देखा वहां पे,
असेंबली के अंदर। इसलिए हमने उनको शो कॉज दिया है कि जब आपको बाकी एमएनए की तरह कायद इमरान खान साहब के हुक्म के तहत किसी सूबे के अंदर रूपोश होने के लिए एक डेजिग्नेटेड जगह के ऊपर बैठने के लिए कहा गया था, आपको कहा गया था कि आप अपने घर बार छोड़ के वहां आ जाएं, आपको कहा गया था कि आप फलाने जिले में आ जाएं, आपको कहा गया था कि आप फलाने बंदे की सुपरविजन में आ जाएं, तो जैसे बाकी सारे एमएनए चले गए थे, आप चार को क्या तकलीफ थी? आपने क्यों पार्टी से राब्ता मुनक़ते किया? आप क्यों पार्टी के राब्ते से आउट हो गए? आप क्यों ये हमारे पास क्यों ऐसे शवाहिद आ रहे हैं कि आपकी हुकूमत के साथ को राब्ते थे? तो इन सब चीजों की तहकीक के लिए, क्योंकि ऐसे किसी का करियर तबाह नहीं कर सकते ना झूठी उसके, तो इसकी तहकीक के लिए और ज़ैन कुरैशी की भी तहकीक की जा रही है। समझती है कि उनके पास शवाहिद मौजूद है। जब वो 7 दिनों में उसका जवाब देंगे, उसके बाद एक कमेटी बैठेगी, वो फैसला करेगी कि उनका जो जवाब है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। जो जवाब सेटिस्फैक्टरी हुआ तो ठीक है, जो ना हुआ तो पार्टी से फारिग कर देंगे। ठीक। बीएनपी के सेनेटर कासिम रोंजो ने भी पहले तरमीम के हक में वोट दिया, फिर सेनेट से इस्तीफा दिया, फिर अख्तर मेंगल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दबाव डालने और मेहमान बनाने के भी बहुत सारे इल्जाम आयद किए, और फिर एक वीडियो जारी की कि जिसमें यह कहा कि पार्टी दबाव में झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सच क्या है? ये सेनेट में हो क्या रहा है? देखें अब आप खुद फैसला करें, आप कौन से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे यकीन करेंगी, पहले वाली पे या दूसरे वाले बयान पे करें? तो ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। उसके बाद नहीं, मैं तो समझता हूं कि ही वाज अंडर प्रेशर। पहले भी उनको किया गया, वो लाए कैसे गए? आपने देखा नहीं असेंबली में वो जो आपके साथियों ने उसको कवर किया किस तरीके से? जैसे ही वो आके सेनेट में बैठे, आपने उनके पार्टी लीडर से उनको मिलने नहीं दिया, उनको गैलरी में बैठने नहीं दिया, आपने ये अपना सारा प्रोसेस पूरा कराया। उसके बाद जब उनकी पार्टी लीडर से मुलाकात हुई, हकायक सामने आए, जिस वक्त वो वापस गए, ये हुकूमत वाले बेहया दोबारा गए और उन्हें जिस चीज पे ब्लैकमेल कर रहे थे किसी कारोबार के हवाले या के हवाले से, उन बेचारों से दोबारा बयान दिलवा दिया। अब वो ना मुंह दिखाने का रह गया है, ना वो इधर का रह गया, ना उधर का रह गया है। बस अब क्या कहें, ये तो तमाशा बन गया। देखें अच्छा सर, आप लोग एहतजाज की भी देना चाहते, ठीक, आप लोग एहतजाज की भी बात करें कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बट असल मामला है कि मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो अब फिर सिर्फ एहतजाज की सियासत होगी तो मामले कैसे ठीक होगा? ये किस तरह से? ये हमारे डोंट यू थिंक, आई मीन, यानी सियासत और एहतजाज आपको दोनों साथ साथ करने चाहिए? बाहर रोड पे आप एहतजाज करें, सड़कों पे, और अपोजिशन में बतौर अपोजिशन असेंबली में आप सियासत करें। देखें बात यह है कि ये हमारे पुराने देसी मेंटेलिटी का, और वो भी पुरानी, आजकल तो हमारा देश और हमारे बच्चों की सोच भी बहुत तब्दील हो गई है, और इसी वजह से हमारे लोग जो है इतने जुल्मों सितम के बावजूद ये मुकाबला कर रहे हैं। ये जो पुराने एक्सपायर्ड दानिशवर है ना, वो ये कहते हो जी ये मुल्क में एहतजाज होगा तो मुल्क कैसे बढ़ेगा? इन बेवकूफों को सर, मैं तो दोनों चीजें कह रही हूँ कि हर सिविलाइज्ड दुनिया में, हर डेमोक्रेटिक मुल्क में एहतजाज हिस्सा है जमहूरियत का, सिविलाइज्ड मुआशरों का। वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कोई पुरतशद्दुद काम नहीं कर रहे हैं, कोई मिलिटेंसी नहीं कर रहे हैं, कोई बगावत नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में एहतजाज होते हैं, लंदन में एहतजाज होते हैं, इकोनॉमिक फोरम्स के बाहर एहतजाज होते हैं, यूएन असेंबली के बाहर एहतजाज होते हैं। तो इसका मतलब उन मुल्कों में सियासत नहीं होती है? बिल्कुल गलत बात है। सियासत है, असेंबली में बैठे हैं, अपनी बात पे बात भी कर रहे हैं, जो चीज पसंद नहीं आती उसकी मुखालफत भी करते हैं, कमेटियों के अंदर जाते भी हैं, जिस कमेटी को समझते हैं नाजायज है उसका बायकॉट भी करते हैं, कर रहे हैं पॉलिटिक्स। एहतजाज पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और मैं ये समझता हूं कि ये एक सेहतमंद मुआशरे की निशानी है कि जब उन्हें कोई चीज समझ नहीं आती, कानून और आईन से बालातर होती है, तो वो उस पर एहतजाज करते हैं। ठीक, आपको क्या लगता है ये जो नई आईनी तरमीम है, इससे अदालतों का कोई बोझ कम होगा? जिस निजाम का निजाम इंसाफ का ख्वाब दिखाया जा रहा है वो पूरा हो जाएगा? इस आईनी तरमीम से वजीर आजम का बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। मुझे नहीं पता बाकी का बोझ हल्का होगा या नहीं होगा, तो मैं ये सब, और जब तो इसका मतलब ये है कि जिस आईनी मेल्टडाउन की बात की जा रही थी उसके खदशात अभी बाकी हैं, या अब ये निजाम, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? नहीं, मैं तो इस हुकूमत को 5 साल पूरे करते हुए नहीं देख रहा जी। आप ये देखें कि बांग्लादेश की मईशत को देख लें,
उनकी बाकी चीजों को देख लें, जिस वक्त चीजें कोलैप्स की हैं तो पता ही कोई नहीं लगा। श्रीलंका की कहाँ इकॉनमी जाते जाते 1 साल के अंदर उसके साथ क्या हुआ किसी को पता ही नहीं लगा। पाकिस्तान जो है उसके मुआशी हालात, उसके माशरती हालात, उसका आपने जैसे मेल्टडाउन का जिक्र किया, जिस तरह नौजवानों की जो एक तादाद है वो कितनी परसेंटेज में और कितनी फ्रस्ट्रेशन है, और फिर जाली मैंडेट के जो लोग बैठे हैं जो असल हुक्मरान नहीं है, असल नुमाइंदे नहीं है, और बदमाशी और दोषी। ठीक, आज इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत भी मंजूर हुई है, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कोई रिहाई मिल जाएगी या फिर हुकूमत कोई ना कोई केस करके उनको बेहयाई है, बेहयाई है। एक घरेलू खातून को एक जाली मुकदमे के अंदर रखा गया। जब तफ्तीशी से जज साहब ने आज पूछा कि भाई तेनू तफ्तीश की लोड़ नहीं सी, तू उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं सी करनी। हाँ जी, उन्होंने कहा तो तफ्तीशी ने आगे से कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो उस वक्त 10 लाख के मुचलकों के एवज उनकी जमानत हुई, और जमानत होने के बाद रोबकार जारी होती है। रोबकार इशू नहीं की, वो अभी तक अंदर है वहां पे, अनलॉफुल है ये। एक खातून की जमानत हो गई है, उसको अब कोई केस अब उसके ऊपर नहीं है, हर केस में उनकी जमानत हो चुकी है। खातून अव्वल को आप जो कि घरेलू खातून है, सियासी खातून नहीं है, जिन्होंने अंडर प्रिंसिपल ये खुद दरखास्त की थी कि मैं बनी गाला नहीं रहना चाहती, अगर मेरे पे इस किस्म का कोई केस है तो आप मुझे जेल भेजें, खुद अदालत में गई और खुद आ गई जेल, खुद पेश किया अपने आप को। उनकी तमाम जमानतों के बाद रोबकारों से भाग जाना है उन जजेस का, और उनको रोबकार ना इशू करना, उनका एक एक मिनट, एक एक घंटा वहां गैर कानूनी है, और एक एक मिनट का इन सबको हिसाब देना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया शेख वकास सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।